हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके का 11 मार्च 2019 का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का वीडियो है। आप इसको अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से मैं बनाऊंगा और आपको दूंगा, तो उसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे और आप उनको पूरा देख पाएंगे, जिससे कि आपका मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पूरा हो पाएगा। मध्य प्रदेश की शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके का पूरा करंट अफेयर्स है और मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले के ऊपर पूरा स्टैटिक जीके इसमें कवर है। और मध्य प्रदेश के भूगोल का एक अलग से एक पूरा लिंक मिलेगा। मध्य प्रदेश का पूरा सिंगल लाइन फैक्ट्स के पीडीएफ हैं। मध्य प्रदेश का हिस्ट्री आपको पूरा मिल जाएगा और मध्य प्रदेश की नदियाँ। इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश का मैक्सिमम स्टैटिक जीके इन पीडीएफ के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो उसका पूरा लिंक आपको इस इसके जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लिंक को क्लिक करके ये सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मार्च को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18 जून को। हर वर्ष 18 जून को मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश का जो महिला सशक्तिकरण दिवस है उसकी जो दिनांक है वो है 18 जून को। ये महिला जो सशक्तिकरण दिवस है मध्य प्रदेश केवल इसमें 18 जून को मनाया जाता है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन की ओर। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। चंबल घाटी का जो निर्माण हुआ है और उस घाटी का जो निर्माण हुआ है उसके लिए कौन सा अपर्दन है जो कि इसके लिए उत्तरदायी है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था MPPSC का जो प्री हुआ था 2009 में, उसमें ये इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गली अपर्दन जो हुआ है उससे चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा जब जब अगर आप मध्य प्रदेश की चंबल संभाग से जब गुजरते हैं तो वहाँ पे जो चंबल नदी के आसपास की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से पहाड़ नुमा आकृति आपको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो अपर्दन हुआ है वो कुछ गली के रूप में हुआ है, यानी कि आपको बीच में कुछ गली के रूप में रास्ते मिलते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे नीचे। तो ये जो अपर्दन है ये गली नुमा है, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है वो है गली, ठीक है ना। कौन सा अपर्दन कहलाएगा, ये गली अपर्दन। अगला है दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल 2017 का जो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3,08252 बी इसका सही उत्तर है। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और ये पूर्व से लेके मध्य प्रदेश पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में जो क्षेत्रफल बन रहा है ये उस क्षेत्रफल का पूरा नंबर है। कितना, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला कौन सा है, वो है सिंगरौली। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे भी बन जाते हैं। तो ये सिंगरौली है इसका। और पश्चिम का जिला कौन सा है, पश्चिम में है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिम का जिला है। और उत्तर का जिला है मुरैना। दक्षिण का बुरहानपुर, जिसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। बुरहानपुर का जो किला है वो दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश की उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व से लेके, ये पूर्व है, पूर्व, और ये है पश्चिम। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई है, पश्चिम दिशा तक की लंबाई जो है वो है 870 किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर में। और इसी तरीके से अगर इसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 605 किलोमीटर।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से ऐसे याद रखेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितना भी मैं आपको स्टैटिक जीके के बारे में अन्य पॉइंट्स जो कवर कर रहा हूँ उसको भी आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, और बार बार अगर दोहराएंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का, और यह है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। और ये क्वेश्चन बना था, ये जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था 2015 में मध्य प्रदेश का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि महाराष्ट्र की सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन को फॉलो करते हुए इसका आंसर दिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको जब तक मध्य प्रदेश का पूरा मैप, पूरा मानचित्र सही से याद नहीं होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मध्य प्रदेश के पूरे मानचित्र को याद करने की पूरी आवश्यकता है, और उसमें आपको तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार बार बार मध्य प्रदेश के मैप को सामने रख के उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें जैसे बड़वानी है, तो बड़वानी सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश की पूरी संभाग याद होनी चाहिए कि संभाग कितने हैं, ठीक है ना। तो संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में, वो हैं 10 संभाग। और इसी तरीके से 10 संभाग जब आपको याद हो जाएंगे तो उसके पूरे ज़िले भी आपको याद होने चाहिए कि 10 संभाग में हर संभाग के अंदर कितने ज़िले होते हैं, कितने ज़िले आ रहे हैं, वो भी आपको जब याद होंगे तो पूरा मानचित्र आपको व्यवस्थित रूप से याद हो जाएगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बड़वानी, इसमें बड़वानी जो दिया हुआ है, बड़वानी कौन सी दिशा में आता है, तो ये आता है दक्षिण दिशा में। तो महाराष्ट्र की अगर दिशा देखी जाए तो महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के दक्षिण में। मध्य प्रदेश का दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें महाराष्ट्र लगता है। तो बड़वानी जो है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में यानी कि महाराष्ट्र को छूता है। इसी तरीके से बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार कहलाता है, तो ये भी बुरहानपुर को छूता है। इसी तरीके से बैतूल ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिण में लगता है, और ये होशंगाबाद का जो नर्मदापुरम संभाग है उसके अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये महाराष्ट्र की सीमा को साझा करते हैं। लेकिन जो देवास है, ये देवास जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, माफ़ कीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर नहीं आता, ये बीच में आता है, क्योंकि इसके जो नीचे दक्षिण में आते हैं वो खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन, ये पूरे के पूरे जो ज़िले हैं ये ज़िले इसके नीचे आते हैं जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर बनाते हैं। तो देवास जो है इसी के ऊपर में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवास, है ना। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मध्य प्रदेश के मानचित्र का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगी, आप इसका सटीक आंसर देने में थोड़े से हिचकिचाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। और ये क्वेश्चन बना था जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन बना था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ये 2 भागों में विभाजित होता है कर्क रेखा के बीच में। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो 14 जिले जो हैं वो बिल्कुल मालवा पठार के ऊपर में कुछ ज़िले पड़ते हैं और कुछ ज़िले नीचे पड़ते हैं। तो मालवा का जो पठार है वो कर्क रेखा से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ऊपर में जो मालवा का पठार है उसमें पड़ता है नीमच पड़ता है, ठीक है ना, मंदसौर पड़ता है, ये पूरा मालवा के पठार में ही आते हैं मंदसौर। और उसके बाद में देखा जाए तो अपना रतलाम भी बीच से कटता है, ठीक है ना, बीच से कटता है। इसमें रतलाम के ऊपर से ही कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश की जो 14 ज़िले हैं उसमें रतलाम भी आता है, ठीक है ना। उस तरीके से आपको अगर मध्य प्रदेश की पूरी कर्क रेखा के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लेलिस्ट से जाके आप मध्य प्रदेश की जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए उसमें कर्क रेखा के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो उसमें पूरे 14 ज़िलों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें जो मालवा का पठार है आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मालवा का जो पठार है ये कर्क रेखा इसको बीच से काटती है। 5वां क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। ये जो क्वेश्चन बना था ये मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि MPSI का जो 2016 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गोंडवाना लैंड।
ये मध्य प्रदेश का अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो भाग है गोंडवाना लैंड, ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम भाग है। और ये किस क्षेत्र में आता है? ये आता है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे गोंडवाना लैंड पड़ता है। और गोंडवाना लैंड में बघेलखंड का पठार, जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार, ये जो हिस्सा आता है ये गोंडवाना लैंड में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोंडवाना लैंड कहाँ पे आती है? ये आती है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोंडवाना लैंड। छठवां क्वेश्चन, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और ये क्वेश्चन बना था पुलिस कांस्टेबल 2017 में। ये क्वेश्चन आया था कि विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गुडविल चोटी। गुडविल चोटी है, ये विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो और इसको, इस चोटी का जो विंध्य श्रेणी पे है, ये जो चोटी है गुडविल श्रेणी, इसको सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि इसको गुडविल चोटी या फिर सद्भावना शिखर जो है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों का नाम एक ही है। गुडविल चोटी भी कहते हैं इसको और इसको सद्भावना शिखर कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर। ठीक है ना, ये समुद्र तल से 752 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, और ये चोटी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में जो विंध्य श्रेणी है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कहाँ? दमोह के पास में ये श्रेणी, ये वाली चोटी स्थित है। कौन सी? गुडविल चोटी। ठीक है ना, विंध्य श्रेणी में। सातवां क्वेश्चन, चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? और ये क्वेश्चन बना था बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसमें ये क्वेश्चन को राइज किया था, उसमें आया था ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुरैना। मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग है, चंबल संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखा जाए तो मुरैना, भिंड और श्योपुर। ठीक है, ये जो जिले हैं, ये तीनों जिले, पहला, दूसरा और तीसरा जिला, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे उत्तरी जिला, मतलब कि उत्तर, सबसे उत्तर का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? मुरैना। तो ये मुरैना जो है ये चंबल बेसिन का, चंबल बेसिन यानी कि मध्य प्रदेश की इंदौर से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर से होती हुई, राजस्थान से गुजरती हुई और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। ये कहाँ से? ये श्योपुर और मुरैना और भिंड से बाजू से गुजरती है। तो जो चंबल बेसिन है बिल्कुल इसी के बाजू से है, मुरैने के। तो मुरैने का जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चंबल बेसिन का उत्तरी जिला यानी कि उत्तर के क्षेत्र में, उत्तरी मतलब इस तरफ में उत्तर, ये उत्तर देखा जाए और इसके नीचे में यहाँ पे ये पूर्व है। ठीक है ना, तो उत्तरी क्षेत्र में जो मुरैना है वो चंबल से क्षेत्र का सबसे उत्तरी बेसिन कहलाता है। तो ये मुरैना जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुरैना। 8वां स्टैटिक जी के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? और ये क्वेश्चन बना था, ये ग्रुप जो 2 होता है, ग्रुप 2 है ये 2 लिखा हुआ है, इसको 2 ऐसा लिख सकते हैं। ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मैहर। मैहर कहाँ पर है? ये है सतना में, सतना की तहसील है ये मैहर। ठीक है ना, इसको मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। और संगीत उस्ताद अलाउद्दीन यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ थे। और ये जो माँ शारदा है उनके अनन्य भक्त भी थे। ठीक है ना, तो मैहर में माँ शारदा का मंदिर है और यहाँ पे आला और उदल, ये 2 दंगल थे, यहाँ पे 2 दंगल प्रेमी थे और 2 बहुत ही वीर सेनानी यहीं के रहने वाले थे, आला उदल। ठीक है ना, अगर इसको इतिहास पूर्व में देखा जाए तो आला उदल यहीं के थे। स्टैटिक जीके का 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? और ये क्वेश्चन बना था MPSI 2017 में, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए,
समुद्री तल से 300 मीटर ऊपर, ये इसका सही उत्तर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्री तल से 300 मीटर ऊपर है। क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, तो मैं हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें कवर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मध्य प्रदेश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है मेरे सही हैं या गलत। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि जिस तरीके के मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी तरीके से पैटर्न को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कमेंट में आपके अवश्य चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि मेरा पैटर्न सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस पेपर में जो आ रहे हैं उनको भी मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। जैसे कि MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्री तल से 300 मीटर ऊपर। तो आपको इस तरीके के पैटर्न भी क्वेश्चंस में इसमें लाता रहूँगा। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो पैटर्न है ये मेरा सही है या फिर इसको कुछ अलग हट के मेरे को शुरुआत करनी है इसमें। स्टैटिक जीके का 10वां क्वेश्चन, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि भोपाल राजधानी बनी उसके पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? और ये क्वेश्चन ग्रुप 2 का जो पेपर था 2018 का, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नागपुर। मध्य प्रदेश की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर हुआ करती थी। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश अखंड मध्य प्रदेश में था, जिसमें कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिस तरीके से पूरे ग्रुपों को मिलाकर ये जो रियासतों को मिलाकर सन 1956 में मध्य प्रदेश जब पूरी तरीके से गठित नहीं हुआ था, 1956 से पहले नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और जब 1956 में 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, तब इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भोपाल पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था। सीहोर की तहसील था भोपाल, और सन 1972 में 1972 में इसको अलग ज़िला बनाया गया भोपाल को, ठीक है ना, अलग ज़िला बनाया गया और फिर ये राजधानी कहलाया। तो राजधानी तो सन 1956 में ही इसको बना दिया गया था, लेकिन अलग ज़िला घोषित हुआ था 1972 को। मध्य प्रदेश के 10 स्टैटिक जीके खत्म हो गए हैं, अब आया है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के जो 5 क्वेश्चन हैं वो इसमें मैं कवर करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने किस जिले के ग्राम नागलवाड़ी में माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बड़वानी। मध्य प्रदेश का जो बड़वानी है, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, उसमें 26 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया और ये इसका भूमि पूजन किया। और इस जो परियोजना में, ये वाली सिंचाई योजना है, इसमें 1173 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए ये भूमि पूजन किया गया है। और इस सिंचाई परियोजना में जो बड़वानी से लगा हुआ खरगोन है, ठीक है ना, खरगोन और बड़वानी दोनों, ठीक है ना, खरगोन और बड़वानी, क्योंकि बड़वानी के बाजू में ही खरगोन लगा हुआ है। तो इन दोनों ही जिलों को सिंचाई के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और इसमें 116 गांव की 47,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी इसमें। दूसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पशु भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की नवीन IVF प्रयोगशाला का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो पशुपालन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री कौन है? वो हैं लखन सिंह यादव जी। पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव जी, इन्होंने 26 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, ये पशु धन में जो कुक्कुट विकास निगम के अधीन में ये मदर वुल फॉर्म है,
बुल मदर फॉर्म बोलते हैं इसको, बुल मदर फॉर्म में जाकर, ठीक है ना, जो भ्रूण प्रत्यारोपण संचालित की जो प्रयोगशाला है, ठीक है ना, उसका जो IVF, क्या नवीन IVF प्रयोगशाला है, इसका लोकार्पण किया है। ठीक है ना, कब किया था? 26 फरवरी को। और ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश शासन में कौन से विभाग के कौन मंत्री हैं। तो पशुपालन मंत्री कौन है? लखन सिंह यादव जी। और ये मध्य प्रदेश शासन में अभी जो 2019 में जो मध्य प्रदेश सरकार बनी है, 18 में इलेक्शन हुए थे, दिसंबर में ही ये सरकार बनी, तो उसमें जो पशुपालन मंत्री हैं वो हैं लखन सिंह यादव जी। अगला है तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके है। मध्य प्रदेश में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब कहाँ कहाँ पर बनाई जाएगी? और इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी जगह पर, यानी कि रीवा, ग्वालियर और इंदौर, इन तीनों जगह पर जो मध्य प्रदेश के तीनों जिले हैं यहाँ पर वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब बनाई जाएगी। और ये अभी हाल ही में इसका निर्णय लिया गया है। ये मध्य प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है उसने 26 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार की मदद से, ठीक है ना, भारत सरकार का इसमें सहयोग मिलेगा, ठीक है ना, और उसके सहयोग से रीवा में, ग्वालियर में और इंदौर में ये जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, और इस लैब में कौन कौन सी बीमारियों का इसमें परीक्षण किया जाएगा? डेंगू, ठीक है ना, जो स्वाइन फ्लू डेंगू है, स्वाइन फ्लू डेंगू का जो रोग है, ठीक है ना, उसकी जांच की जाएगी। चिकनगुनिया की इसमें जांच की जाएगी। और इबोला सहित हेपेटाइटिस बी के वायरस की, ठीक है ना, इसमें इबोला और हेपेटाइटिस बी नाम का जो वायरस होता है, इन सभी बीमारियों की यहाँ पर जांच की जा सकेगी। तो इसकी अभी हाल ही में भारत सरकार के सहयोग में इसकी मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 26 फरवरी को इसकी मंजूरी दी है। चौथा क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किस जिले में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का जिला है छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है छिंदवाड़ा। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, ठीक है ना, एरिया वाइज जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। तो इसको अभी हाल ही में यहाँ पर सिंचाई कॉम्प्लेक्स की परियोजना मंजूर की गई है, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 फरवरी को, ये भी 26 फरवरी को हुआ है। तो मैक्सिमम आज का जो करंट अफेयर है वो 26 फरवरी पर आधारित है, आपको याद रखना पड़ेगा। 26 फरवरी 2019 को ये जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स की परियोजना है इसको मंजूरी दी गई। और इसमें जो क्षेत्र आया है इस सिंचाई परियोजना में वो आया है 1,90,500 हेक्टेयर की जो भूमि है इसमें सिंचाई के अंतर्गत आ गई है। कितनी? 1,90,000, ठीक है ना, 90, इसको ऐसे लिख सकते हैं हजार, ठीक है, 90,500 हेक्टेयर इतनी भूमि इस परियोजना के अंतर्गत आई है, और यहाँ पे सिंचाई कॉम्प्लेक्स की परियोजना की मंजूरी दी गई है। और इसमें इस परियोजना में कितने राशि स्वीकृत की गई है? 5,470 करोड़ 95 लाख की राशि इसमें स्वीकृत की गई है। इतनी राशि से ये योजना क्रियान्वित की जाएगी, 5,470 करोड़ 95 लाख। तो ये अभी हाल ही में 26 फरवरी को इस सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की मंजूरी दी गई है छिंदवाड़ा जिले में। अगला है पांचवा क्वेश्चन, वरिष्ठ एवं उत्कृष्ट सेवा व आनंद घर के सफल संचालन के लिए मध्य प्रदेश कौन सी नगर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश की वो कौन सी पंचायत है जिसको कि वरिष्ठ एवं उत्कृष्ट सेवा एवं आनंद घर का जो सफल संचालन हुआ उसके लिए अभी हाल ही में पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नगर परिषद उन्हेल। इसको अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति श्री
रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और यहाँ की जो अध्यक्ष हैं छाया सचिन पाटनी, ठीक है ना। इस परिषद की जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? छाया सचिन पाटनी। इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। और ये अवार्ड दिया किसने? जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। आखिर में इस वीडियो का क्विज का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके कि नीमच को एक अलग ज़िला कब घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का जो नीमच ज़िला है, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्लू है, ठीक है ना। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस नीमच ज़िले को कब, किस दिनांक को, कौन से सन में, किस सन में इसको अलग किया गया, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप मुझे कमेंट करें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जो मैं बना रहा हूँ लगातार, तो जो भी वीडियो देख रहा है अगर पसंद आता है तो उसको आप लाइक बटन दबाएं, और नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक बटन दबाएं। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, कौन से क्वेश्चन हैं जिसके मैंने आंसर थोड़ा सा उलझन में दिए हैं, या फिर कुछ कारण ऐसे होंगे जिस कारण से आपको पसंद नहीं आया, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इसको दबाने से आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं मेरे वीडियो जो बन रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे और आप वो सारे वीडियोज़ समय पर देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले दिन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।